का नाम सुना है आपने? यस मैम। हाँ जी, स्टार्टअप्स इंडिया यस मैम। स्कीम। स्टार्टअप इंडिया स्कीम जैसे कि हमने इस टॉपिक में हम कर ही रहे हैं कि हाँ, इंडिया में जो है एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है और जो है गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। उसी में स्टार्टअप इंडिया स्कीम एक इनिशिएटिव है। मेक इन इंडिया भी एक इसी के अंडर, इसी से रिलेटेड एक स्कीम है। मेक इन इंडिया में स्कीम में क्या होता है कि जो बाहर की कंपनीज़ हैं उनको इंडिया में इनवाइट किया जाता है कि आप यहाँ आकर अपनी बिजनेस यूनिट सेटअप करें ताकि इंडिया के लोगों को रोज़गार मिले। मेक इन इंडिया स्कीम में बाहर की कंट्रीज़ को अपनी कंट्रीज़ में आने के लिए बेटर फैसिलिटीज़ दी जाती हैं ताकि वो यहाँ पर अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो इंडिया में सेटअप करें ताकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन हो पाए। अब स्टार्टअप इंडिया स्कीम भी उस अलग स्कीम है लेकिन है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंडर। इसके अंदर देखो जैसे आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि इट इज़ अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद एन ऑब्जेक्टिव टू कार्व अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर नर्चरिंग। नर्चरिंग का मतलब बढ़ावा देना, उनको और ज़्यादा मतलब अवसर देना कि ऐसा स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम हो। इकोसिस्टम मतलब कि सारी फैसिलिटीज़ इस तरह से हों कि हमारे यहाँ इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके, कि नए नए तरीके से किसी काम को करने के लिए जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ अगर कोई देता है तो उसको हम बढ़ावा दे सकें। गवर्नमेंट बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम इसने चलाई है गवर्नमेंट ने, एंड स्टार्टअप्स इन द कंट्री। दिस ड्राइव विल लीड टूवर्ड्स सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जनरेट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि ये स्कीम ये कह रहे हैं कि जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है ये इंडिया में सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेनेबल का मतलब कि जो एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए और फिर वो धीरे धीरे करके बढ़ती रहे। ये ना हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाए कि हमने चलो इतना ग्रो कर लिया और अब हम रुक गए। सस्टेनेबल का मतलब कि वो चलती रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार चलती रहे, एंड जनरेट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और ये जो है लार्ज स्केल पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू एम्पावर स्टार्टअप टू ग्रो थ्रू इनोवेशन एंड डिज़ाइन। कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी का जो एम है वो यही है कि जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स मतलब जो नए एंटरप्रेन्योर अपने नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसके आपको अभी आप फीचर्स करोगे कि किस बिजनेस को हम कब स्टार्टअप बिजनेस कहते हैं। तो बेटा आप लोग बीच बीच में ज्वाइन करते रहते हो ना, क्लास डिस्टर्ब होती है बहुत ज़्यादा। आप लोग ना एक साथ ज्वाइन किया करो सब लोग। हाँ जी, आवाज़ आ रही है बेटा मेरी आपको? यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ, तो ये जो है स्टार्टअप्स की अभी आप फीचर्स पढ़ोगे कि किसी बिजनेस को हम स्टार्टअप कब कहते हैं कि जब किसी बिजनेस को नया बिजनेस सेटअप हुए 5 साल से कम हुए हों, जिसमें कैपिटल कम हो, उसको हम स्टार्टअप बोलते हैं। और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही चाहती है कि स्टार्टअप्स बने, नए आइडियाज़ आगे आए, उनको एग्जीक्यूट किया जाए और वो फिर ग्रो भी करें। ठीक है, दिस स्कीम, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए काम किए हुए हैं। तो देखो दिस स्कीम स्पेसिफिकली एम्स टू ट्राइगर एंड एंटरप्रेन्योर कल्चर एंड इनकलकेट एंटरप्रेन्योर वैल्यू इन द सोसाइटी। पहला तो इस स्कीम का एम यही है कि देश की जो आम पब्लिक है, इंडिविजुअल्स हैं या यूथ है ख़ास तौर पर, जो अभी एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए अभी एम्प्लॉयमेंट मार्केट में खड़ा है, यानी कि हु इज़ रेडी टू गेट एम्प्लॉयमेंट, उसके अंदर एंटरप्रेन्योर कल्चर पैदा हो, यानी उसके अंदर भी एक एंटरप्रेन्योर बनने का एक उसके अंदर इच्छा बने। ठीक है, और इनकलकेट एंटरप्रेन्योर वैल्यू। इनकलकेट का मतलब एक तरह से बढ़ावा देना, जैसे वैल्यूज़ को बढ़ावा देते हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर सोसाइटी में ऐसी वैल्यू सिस्टम पैदा हो कि सब एक दूसरे का मतलब सम्मान करें एट लार्ज, एंड इन्फ्लुएंस द माइंडसेट ऑफ पीपल टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे कि आज तो आमतौर पर लोग क्या है कि एक तो बिजनेस की जो प्रैक्टिसेस हैं वो ऐसी हों जो सोसाइटी में सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, और सभी लोगों का जो माइंड सेट है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी
डाइवर्ट हो। अभी तक जो लोगों का माइंडसेट है, पहले जो लोगों का माइंडसेट था आम जनता का, इंडियन पब्लिक का, वो था टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। इसके बाद अब सबका माइंडसेट जो है या तो कुछ गिने चुने प्रोफेशंस में है या फिर जॉब में है कि कोई भी हमें जॉब मिले, या तो गवर्नमेंट जॉब मिले या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिले। हर व्यक्ति पढ़ लिख कर एक जॉब पाना चाहता है या कुछ सेट ऑफ प्रोफेशंस हैं केवल उन्हीं में जाना चाहता है। तो ये क्या हमारा माइंड सेट बना हुआ है, हम लोगों ने इस चीज़ को अपने माइंड में मतलब एक तरह से सेट किया हुआ है कि हमें पढ़ लिख कर यही करना है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती है कि जो यूथ है उसका माइंड सेट टूवर्ड्स द एंटरप्रेन्योरशिप भी डाइवर्ट हो। ऑब्जेक्टिव है क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द चार्म्स ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, कि पब्लिक में, जैसे आप लोगों को अब मैं पढ़ा रही हूँ, ये टॉपिक करवा रही हूँ, ये आपके सिलेबस में भी इंक्लूड किया गया है, वो इसीलिए कि जो यूथ प्रिपेयर हो रहा है टू गेट एम्प्लॉयमेंट, उसके अंदर एक अवेयरनेस आए अबाउट द चार्म्स ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, कि एक एंटरप्रेन्योर बनने का क्या फ़ायदा है, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो और उसको साथ ही प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पता लगे कि उसको भी, सभी लोगों को एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं वो चीज़ पता चले, स्पेशली अमंग द यूथ। फिर एनकरेज मोर डायनेमिक स्टार्टअप्स बाय मोटिवेटिंग एजुकेटेड यूथ साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट टू कंसिडर एंटरप्रेन्योरशिप एज अ ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव मतलब अट्रैक्टिव, प्रेफर्ड, मतलब ये ना हो कि लास्ट चॉइस, कि कुछ नहीं, मुझे जॉब नहीं मिली इसलिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ। इसकी बजाय जो हमारे जो एजुकेटेड यूथ हैं, खास तौर पर जो एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं या बिजनेस एजुकेशन ले रहे हैं, कोई भी यूथ, युवा, या जो हमारे देश के साइंटिस्ट हैं या टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो सब एंटरप्रेन्योरशिप को एक बहुत ही अट्रैक्टिव और प्रेफर्ड के कैरियर मानकर उसको चूज़ करें, बजाय इसके कि वो उसको एक कुछ नहीं हो सका तो हमने बिजनेस कर लिया वो वाले एक जो एटीट्यूड के साथ बिजनेस को ना करें। इसके अलावा सपोर्ट द अर्ली फेज़, इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो जो अर्ली फेज़ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है उसमें जो युवा एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको सपोर्ट करें। ठीक है, खास तौर पर अर्ली फेज़, जब बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने स्टार्ट की है, मतलब बिजनेस जब उन्होंने सेटअप करना स्टार्ट किया है, तब उनको सपोर्ट की जाए। और ब्रॉड बेस द एंटरप्रेन्योर सप्लाई बाय मीटिंग स्पेसिफिक नीड ऑफ अंडर रिप्रेजेंटेड टारगेट ग्रुप्स। और इसके अलावा जो अंडर रिप्रेजेंटेड टारगेट ग्रुप्स हैं, जैसे वुमेन, खास तौर पर आजकल आप देख रहे होगे वुमेन एंटरप्रेन्योर की बात बहुत चल रही है, और सोशली एंड इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड लोग हैं, जिनके पास जो पैसे की कमी से या सोसाइटी में किसी भी वजह से डिफ्रेंशिएशन की वजह से बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे, उन लोगों को के साथ जो है उनको भी मोटिवेट करना, और उनकी और जो स्पेसिफिक नीड्स हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, उन नीड्स को पूरा करना। ठीक है, स्पेसिफिक नीड्स की भी कुछ लोगों की, जैसे वुमेन के साथ है कि घर वाले अलाउ नहीं कर रहे, या उसको डबल जो है अपना घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, तो उन सब चीज़ों के लिए उनकी उसकी कुछ स्पेशल ज़रूरत है ताकि वो भी एंटरप्रेन्योर बन सके। तो उसकी स्पेसिफिक नीड्स को समझते हुए जो है उनके लिए एक सेटअप तैयार करना। ठीक है, समझ में आया बेटा? ये एक सब हम पॉइंट्स किस चीज़ के कर रहे हैं? स्टार्टअप इंडिया स्कीम में गवर्नमेंट का क्या एम है? हम कर रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम मेनली किन किन चीज़ों पर ध्यान देती है? एंटरप्रेन्योर कल्चर के ऊपर, पब्लिक में अवेयरनेस फैलाने के लिए, इसको एक प्रेफर्ड कैरियर अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए, स्टार्टिंग में उनको सपोर्ट देने के लिए, और ख़ास तौर पर वुमेन और सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम बनाई गई है। अच्छा देखिए, जैसे एज पर द नोटिफिकेशन डेटेड February 17, 2017 इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, देखो इन्होंने स्टार्टअप का मीनिंग बताया कि स्टार्टअप क्या है। हम लोग स्टार्टअप कह देते हैं कि कोई भी नया बिजनेस। अब देखो स्टार्टअप का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी बिजनेस जो इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड इन इंडिया हो। ठीक है, उसको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसने इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हो। ठीक है, जो 5 ईयर से पुराना ना हो। आफ्टर 5 ईयर उसको स्टार्टअप का जो है बेनिफिट्स वो मिलने बंद हो जाएंगे। जिसकी एनुअल टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल। टर्नओवर बेटा
टर्नओवर समझ रहे हो, एनुअल टर्नओवर क्या मतलब मैम जो होगा इसका? साल की सेल होती है। हाँ, साल की जो सेल। सेल है, जो प्रोडक्ट वो बेचते हैं, जो कस्टमर से जो उसकी मतलब सेल होती है सामान की, वो 25 करोड़ या उससे कम हो। अगर 25 करोड़ या उससे ज़्यादा की सेल है साल की, तो उसको स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर नहीं लिया जाएगा। और वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, जो कुछ नएपन के साथ काम कर रहा है, यानी कि उसके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से कुछ ना कुछ उसके अंदर कोई नई चीज़ हो, कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएशन हो। डेवलपमेंट, इनोवेशन हो, डेवलपमेंट और कमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। कि कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि हम लोग अपने लिए तो तैयार करते हैं, लेकिन उसे मार्केट में बेचने के लिए तैयार नहीं करते। ठीक है, जैसे कोई चीज़ मैं अपने घर में अपनी मर्जी से कोई चीज़ बना रही हूँ, वो सबको पसंद भी आ रही है, लेकिन मैं उसको सिर्फ अपने पर्पस के लिए बना रही हूँ, अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए बना रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट केवल मेरे घर तक है। जैसे कि रोमी बैग्स के एग्जाम्पल में था, आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने रोमी बैग्स का जो बुक में एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ था कि रोमी बैग्स में उसने लड़के ने अपने फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए केवल एक पर्स बनाया। ठीक है, फ्रेंड ने वो दूसरे फ्रेंड्स को दिखाया, उनके लिए भी वो अगर ऐसे एज अ गिफ्ट फ्री में बनाता रहता तो वो कमर्शलाइजेशन नहीं होता। कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो चीज़ आपकी अगर किसी को पसंद आ रही है तो आप उसको फिर मार्केट में प्रॉपर सेल के बदले में करने के लिए स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, जैसे हम लोग कई बार बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं, कोई डेकोरेटिव आइटम बना रहे हैं, तो अगर वो पसंद आ रहा है तो हम उसको मार्केट में बेचने के लिए जब तैयार हो कर देते हैं, उसको मार्केट पर्पज से जब बनाने लगते हैं, तो उसको कहते हैं कमर्शलाइजेशन। ठीक है, तो इनोवेशन के लिए काम कर रहा हो या कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को या कोई टेक्नोलॉजी से बनी हुई कोई प्रोडक्ट सर्विसेज को वो कमर्शलाइज कर रहा हो, तो उसको हम स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर लाते हैं। ठीक है, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, हाउ टू फंड द स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स में पैसा कहाँ कहाँ से इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, और इसकी बड़ी स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो आज की मार्केट सिनेरियो में बहुत यूज़ होती हैं, और ये आपके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में आप देखोगे कि धीरे धीरे हमारी वोकेबलरी में कुछ ऐसे नए वर्ड्स ऐड होते जा रहे हैं जिसका हमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता। तो देखो, एक तो ये कह रहा है इन एडिशन टू गवर्नमेंट प्लान्स दैट ऑफर स्टार्टअप कैपिटल, कि गवर्नमेंट तो अपने प्लान के थ्रू स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे ही रही है, बैंक लोन्स को भी बढ़ावा मिल रहा है, फंडिंग फॉर स्टार्टअप्स। लेकिन स्टार्टअप्स में जिसको मतलब बिजनेस जो अभी 5 साल से छोटा है, उन बिजनेस स्टार्टअप्स में फंडिंग कई और तरीके से भी की जा सकती है। फंडिंग करने का मतलब समझ रहे हो बेटा? फंडिंग का क्या मतलब है बेटा? 11th क्लास, आवाज आ रही है? मैम फंडिंग मतलब वो अपने जो बिजनेस है जो शुरू करने वाले हैं उसके लिए फंड्स जो उनको रिक्वायर है उसको इकट्ठा करे। हाँ, फंडिंग का मतलब अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करना, और जो ये ज़रूरी नहीं है कि फंडिंग बिजनेस शुरू करते समय ही हो। बिजनेस जब हम स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तब भी फंड्स चाहिए, और बाद में हमें उसे ग्रो करने के लिए जब वो थोड़ा सा, जैसे एकदम से हम किसी भी बिजनेस में स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा फंड इन्वेस्ट नहीं करते। जैसे एक पौधा होता है ना, पौधे को जब हम उगाते हैं, शुरू करते हैं, तो आप देखोगे पहले बीज डलता है, सीड्स डलते हैं। आपको भी सीड मनी बोला गया है ना ईएमसी में जो दी जा रही है, दैट इज सीड मनी। सीड मनी के आपने बिजनेस का सीड किया, अब आप उसको धीरे धीरे ग्रो करोगे, तो शुरू में उसको जितने प्यार से और जितनी केयर की ज़रूरत है, उसको धीरे धीरे करके आप उसी के अकॉर्डिंगली उसमें फर्टिलाइजर डालते हो, उसमें वाटरिंग करते हो, वो करते हो। धीरे धीरे जब वो जो प्लांट है उसका जो स्टेम है, तना, स्टेम होता है ना, वो जैसे जैसे स्ट्रांग होने लगता है, शुरू में तो क्या होता है, बहुत सारे पौधे लगते ही अगर उनकी प्रॉपर केयर ना की जाए तो क्या होता है, बहुत सारे जो प्लांट्स है क्या होता है बेटा, वो हो जाते हैं ना, ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी स्टार्टअप ऐसे ही किसी प्लांट को अगर सही तरीके से नर्चर किया जाए, उसको सही तरह से देखभाल की जाए, थोड़े थोड़े उसमें रिसोर्सेज डालते हुए उसको पहले एक बार मजबूत बनाया जाए उसके स्टेम को, और फिर उसमें जो है खुलकर हम जो है अपना उसको एक्सटेंड करने के लिए काम करें, उसकी और देखभाल करने के लिए काम करें, तो वो ज़्यादा अच्छे फ्रूट्स देता है। तो उसी तरह से किसी भी स्टार्टअप को
स्टार्टिंग से ही हम बहुत ज़्यादा फंड्स उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हम तो स्टार्टअप्स को हम कैसे-कैसे फंड कर सकते हैं, ये इसके अंदर बताया गया है कि हम स्टार्टिंग में थोड़े से फंड्स से स्टार्ट करते हैं, तो जिसको हम कहते हैं बूट स्ट्रैपिंग। देखो ये एक नया वर्ड आपने सुना होगा, सुना है बेटा आपने कभी बूट स्ट्रैपिंग वर्ड? नो मैम। हाँ जी, देखो हाँ, ये सब आपकी नई टेक्निकल टर्म्स आएँगी जो आज यंगर जनरेशन की ख़ास तौर पर टर्म्स हैं। एक प्रोग्राम आ रहा है इस वक़्त शार्क टैंक इंडिया, उसमें ये टर्म्स बहुत यूज़ की जा रही हैं। ठीक है? जो शार्क टैंक ऑफ इंडिया जो प्रोग्राम है वो एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड ही प्रोग्राम है और उसमें फंडिंग करने का ही कांसेप्ट चल रहा है कि और आप अगर उस प्रोग्राम को देखो, मैंने उसके आपको एक स्क्रीनशॉट एक जो क्लिप भी भेजा था। भेजा था बेटा, देखा था आपने? यस मैम। हाँ, तो उसमें कि कैसे आप अपना बिज़नेस आइडिया कैसे प्रेज़ेंट करते हो, कैसे आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करते हो, कैसे उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए करते हो और फिर किस तरह से आप दूसरे को कन्विंस करते हो बाय पॉजिटिव शोइंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड ऑफ योर प्रोजेक्ट, और उसके बाद फिर वो लोग आपको फंड करते हैं। तो उसमें जो वो बैठे हुए हैं जो जिनको हम शार्क बोल रहे हैं, दे आर एंजल इन्वेस्टर्स। तो वहाँ पर जो शुरू में उन लोगों ने अपना बिजनेस सेट किया है वो बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू किया है। तो देखो कॉमनली नोन एज, इसको हम वैसे एक्चुअली में ये बूट स्ट्रैपिंग वर्ड क्या है, एक्चुअली में सेल्फ फाइनेंसिंग है। ठीक है, सेल्फ फाइनेंसिंग मतलब अपने पैसे से आपने स्टार्टिंग में आपने केवल अपने फंड्स अगर यूज़ करके उस बिजनेस को स्टार्ट किया है तो उसको हम बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग, जो अपने फंड्स होते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट फंडिंग ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन जो अगर बिजनेस करना हो और तो उसको ये फर्स्ट हमारा ऑप्शन होता है कि हम अपनी कैपिटल को रिस्क में लेना स्टार्ट करें थोड़ा थोड़ा करके, बिकॉज बाय स्ट्रेचिंग आउट योर पर्सनल सेविंग्स एंड रिसोर्सेज, आपकी अपनी पर्सनल सेविंग और रिसोर्सेज को आप यूज़ करके आप पहले बिजनेस के साथ अटैच होते हो और एल्सो एट अ लेटर स्टेज इन्वेस्टर कंसिडर इट एज योर मेरिट, और बाद में जब आप किसी दूसरे से अपने बिजनेस में फंड्स इन्वेस्ट करवाना चाहते हो तो वो ये देखना चाहते हैं कि आपने अपनी कैपिटल कितनी इसमें रिस्क में ली है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने बूट स्ट्रैपिंग कर रखी है तो वो आपको बाद में लेटर ऑन बिजनेस में फर्दर इन्वेस्टमेंट लेने में हेल्प करता है। इट इज़ अ गुड ऑप्शन ऑफ फंडिंग ओनली इफ़ द इनिशियल रिक्वायरमेंट, लेकिन अगर हमारी इनिशियल रिक्वायरमेंट जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उस वक्त अगर हमारी रिक्वायरमेंट कम है तभी ये हम खाली बूट स्ट्रैपिंग पर चल सकते हैं। अगर इनिशियली ही कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें इनिशियली आपको स्टार्ट ही एक सफिशेंटली हाई अमाउंट से करनी होती है, तब हम ओनली बूट स्ट्रैपिंग पर काम नहीं कर सकते। हालांकि हम गवर्नमेंट से भी हमें हेल्प मिल सकती है लेकिन साथ में हमें अदर फंड्स की तरफ भी जाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे, देखो ये क्राउड फंडिंग। बेटा ये वर्ड भी आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, आपने कभी सुना है क्राउड मैम एक फंडिंग बार वर्ड? बूट स्ट्रैपिंग दोबारा बता दो। बूट स्ट्रैपिंग बेटा बिल्कुल ये इन्होंने समझ लो जो सिंपल टर्म है ना जिसको हम कहते हैं मैं अपना पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो जो मैं अपना पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ उसको बूट स्ट्रैपिंग बोलते हैं। ठीक, ओके मैम। ठीक है। और बूट स्ट्रैपिंग ये बता रहे हैं कि आपको फर्दर जब फ्यूचर में जब आपने अपना पौधा लगाया है स्टार्ट किया है तो वो आप अपनी कैपिटल से लगाओ। इसके बाद जैसे जैसे ये ग्रो करने लग जाए तो आप दूसरे इन्वेस्टर्स को जब आप कन्विंस करोगे कि हमारा प्रोजेक्ट वायबल है, हमारा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है और मैं इसको इतना संभाल चुकी हूँ और आगे मुझे फर्दर केयर के लिए फर्दर इन्वेस्टर्स चाहिए, तो वो लोग आपकी बूट स्ट्रैप्ड मनी देखकर, यानी आपने बूट स्ट्रैपिंग कितनी कर रखी है, आपने अपनी कैपिटल पर कितना रिस्क ले रखा है, तो उससे वो आपको लोन मतलब फर्दर इन्वेस्टमेंट लेने में आसानी होती है। ठीक है, ठीक है ओके बच्चे। मैम। हाँ जी, क्राउड फंडिंग यस वर्ड मैम। सुना है आपने? नो मैम। हाँ जी, चलिए ये भी एक आपके लिए नई टर्म है लेकिन आज की इंटरनेट दुनिया में सोशल जो मीडिया की जो चल रही है उसमें ये क्राउड फंडिंग वर्ड बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है। क्राउड का मतलब क्या होता है बेटा? भीड़ भीड़ भीड़, है ना? भीड़। ये उसी से रिलेटेड है, भीड़, क्राउड फंडिंग। इसमें जैसा नाम से ही पता चल रहा है इसमें हम एक कॉज के लिए पब्लिक से पैसा इकट्ठा करते हैं, आम पब्लिक से, हु सोएवर,
मतलब देखो, इट इज़ द पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ कॉमन गोल। जैसे कई बार आपने अगर कभी अपना सोशल मीडिया कोई अकाउंट खोला हो तो उसमें कई बार आता है किसी एक पर्पस के लिए आपसे डोनेट करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि किसी बच्चे एक एक बहुत ज़्यादा चल रहा था, एक बच्चे को 16 करोड़ रुपए की वो लगनी थी। सुना है आपने वो केस बेटा? कि कोई बच्चा है जिसको इंजेक्शन लगना है, 16 करोड़ रुपीज़ का वो एक इंजेक्शन है जो फॉरेन से मंगवाया जाएगा। ठीक है। उस बच यस मैम। सुना है आपने वो एड? अमिताभ बच्चन ने भी उसका एड दिया था शायद केबीसी के थ्रू, यस मैम। है ना? यस मैम। तो वो 16 करोड़ रुपए आप सोचो, कोई किसी भी फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए फिर क्राउड फंडिंग, कोई कुछ लोग आगे आते हैं और उसके लिए वो क्राउड फंडिंग करने के लिए अपील करते हैं। ठीक है। और उसमें फिर क्या होता है कि वो अपना अकाउंट नंबर देते हैं, वो पर्पस देते हैं। तो आपने ये देखा होगा इस तरह की अपील्स आती रहती हैं आजकल, कभी किसी यस मतलब, है मैम। ना? तो उसमें फिर इंस्टाग्राम। कोई भी भीड़ में से कोई भी लोग आगे बढ़कर फिर उसमें उसको उस पर्पस के लिए पैसा अपनी तरफ से देते हैं। तो ये क्राउड फंडिंग इज नॉट न्यू। जैसे हमारे यहाँ इस अच्छा, अब इसको देखो, अपने यहाँ ये चीज़ पहले से चल रही है। कह रहे क्राउड फंडिंग इज नॉट न्यू टू इंडिया। इंडिया में क्राउड फंडिंग पुरानी चल रही है। आप जानते हो किस नाम से चल रही है आजकल क्राउड फंडिंग हो रही है? पब्लिक हाँ जी, बताओ। आपने देखा होगा कभी? पब्लिक हाँ, क्राउड फंडिंग आपने कभी सुना है? चैरिटी। चंदा मांगना। चंदा मांगा जाता है। जैसे आपके कॉलोनी में मान लो कोई जागरण करना है, कोई कॉमन इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, तो सब लोग क्या करते हैं? रामलीला, मैम चंदा मांगते हैं। चंदा मांगते हैं ना? तो वो चंदा मांगना जो हम अपनी आम भाषा में अपनी इंडिया में जो कि हम कहते हैं चंदा मांगा जा रहा है, क्यों? किसी एक कॉमन गोल को पूरा करने के लिए पब्लिक से पैसा इकट्ठा करके उस गोल को पूरा किया जा रहा है। तो हमारी अपनी इंडियन लैंग्वेज में जिसको हम चंदा मांगना कहते हैं, उसी को टेक्निकल लैंग्वेज में, बिजनेस लैंग्वेज में क्राउड फंडिंग कहा जाता है। इसमें फ़र्क इतना है कि हम ज़्यादातर जो क्राउड फंडिंग करते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके मैसेज जाते हैं। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड कोई भी व्यक्ति इसमें फिर इसके जो भी हमारे उस कॉमन गोल के साथ जुड़ना चाहता है वो उसके साथ जुड़ सकता है। ठीक है। अब देर आर मैनी इंस्टेंसेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ये इन्होंने वो बताया। हाउएवर द इमरजेंस ऑफ प्लेटफॉर्म दैट प्रमोट क्राउड फंडिंग इज़ फेयरली रिसेंट टू इंडिया। इंडिया में ये चीज़ अभी नई आई है, जो मतलब सोशल मीडिया के थ्रू ये नया हुआ है। दीज प्लेटफॉर्म हेल्प स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेस टू मीट देयर फंडिंग रिक्वायरमेंट। तो कई बार क्या होता है कि हालांकि ये ज़्यादातर चैरिटेबल पर्पस के लिए क्राउड फंडिंग की जाती है, लेकिन अगर कोई बिजनेस आइडिया ऐसा हो जो बहुत बड़ा सोशल मैसेज भी देता हो, ठीक है, तो ऐसे में जो पब्लिक है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ प्रॉफिट के लिए ही जुड़े। उस सोशल कॉज को पूरा करने के लिए भी पब्लिक हमारे साथ जुड़ सकती है। ठीक है। जैसे टॉयलेट्स सेट करना या सैनिटरी नैपकिन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, एक अब जो भी बनाएगा उसको तो प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन साथ में कई बार बहुत बड़ा सोशल कॉज उससे निकल कर आता है, सोशल इम्प्रूवमेंट। और ऐसे में क्राउड फंडिंग के रूप में भी लोग बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां उनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, बट टू अकम्प्लिश सम सोशल इम्प्रूवमेंट। ठीक है। तो इसके लिए क्राउड फंडिंग भी एक सोर्स बन जाती है। अगर आपका बिजनेस इस तरह का है तो हमारे साथ क्राउड फंडिंग के थ्रू भी लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट यस देखो, एंजल इन्वेस्टमेंट। एंजल वर्ड सुना बेटा आपने कभी पहले? यस हाँ जी। मैम। नहीं, आपने एंजल वर्ड इंग्लिश में कभी सुना है? एंजल्स होते हैं। यस मैम। क्या होते हैं एंजल्स, बताओ? यस मैम। क्या होते हैं एंजल्स? फरिश्ते। हाँ जी, फरिश्ते। परी। फरिश्ते, फरिश्ते क्या मतलब? जो फरिश्ता कौन होता है? जो हमारी प्रॉब्लम में हमारे साथ खड़ा हो, है ना? फरिश्ता उसी को तो कहते हैं ना, जो हमारी प्रॉब्लम में हमारे साथ खड़ा हो। तो एंजल इन्वेस्टमेंट, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना शार्क टैंक इंडिया का, कि एंजल इन्वेस्टर्स हैं। तो एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि ये एक तरह से एंजल इन्वेस्टर्स आर इंडिविजुअल्स विद सरप्लस कैश। कुछ बिजनेस हाउसेज ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सरप्लस कैश होता है, यानी उनका अपना बिजनेस तो चल ही रहा है, ठीक है, अपना बिजनेस तो वो सही तरीके से चला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन उनके पास कुछ एक्स्ट्रा कैश है, सरप्लस कैश है, जिसको वो चाहते हैं कि दूसरे नए बिज़नेसेस में हम इन्वेस्ट कर दें। हालाँकि वो उन लोगों के पास चॉइस होती है कि वो किसी पुराने चले हुए बिज़नेस के शेयर्स खरीद सकते हैं, किसी नामी बिज़नेस के शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन इसके बजाय वो लोग अपने सरप्लस कैश को अपने नए स्टार्टअप्स में, उस कंट्री में, किसी भी कंट्री में जो नए उभरते हुए स्टार्टअप्स हैं, उनमें इन्वेस्ट करने करके ना केवल उनको पैसे की सपोर्ट देना चाहते हैं, बल्कि साथ में वो उनको मेंटर भी करते हैं। मेंटोर करना समझ रहे हो? बेटा मेंटोर करना समझ रहे हो? हाँ, उनको मतलब जैसे भी जो पुराने, देखो जो पुराना अच्छा बिजनेसमैन है, जो अपना बिजनेस सक्सेसफुली सेट कर चुका है, अब जिसके पास सरप्लस आना शुरू हो गया, उसके बिजनेस की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा उसके पास पैसा है, तो वो क्या करता है, अब उसके पास एक्सपीरियंस हो चुका है, नॉलेज हो चुकी है, उसके कनेक्शंस बन चुके हैं, है ना, उसके बिजनेस कनेक्शंस हैं, वो बहुत लोगों को जानता है, उसको अच्छी नॉलेज भी है, उसको ये भी पता है कहाँ कदम मेरा, कौन सा स्टेप मेरा गलत हो सकता है, कौन सा मेरा सही हो सकता है। ही हैज़ बेटर नॉलेज देन अ न्यू एंटरप्रेन्योर। नहीं, ऐसा नहीं होगा बेटा। तो जो एंजल इन्वेस्टर्स यस होते सर। हैं, वो अपनी कैपिटल तो देते ही हैं, उनका जो सरप्लस कैश है, अगर वो किसी के बिजनेस आइडिया से इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अगर इस व्यक्ति को सही तरीके से गाइड किया जाए, इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम ये ऐसी फेस कर रहा है जिसको ये अकेला सॉल्व नहीं कर सकता, तो वो लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसको वो कैपिटल भी देते हैं और साथ में एडवाइस भी देते हैं। ठीक है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट हो उसको मेंटोर करते हैं, उसको सलाह देते रहते हैं, ताकि वो अपने बिजनेस को और सही तरीके से चला सके। तो इसलिए वो एक तरह से उस बिजनेस के लिए क्या बन गए, फरिश्ते एंजल। हैं, एंजल्स बन गए ना। इसीलिए हम इसको एंजल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में यस आया? मैम। इसको अगर आप इसके मीनिंग के साथ ऐड करते जाओगे तो आपको ये इन्वेस्टमेंट के टाइप समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो एंजल इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया। तो जो अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, उसमें जितने भी शार्क्स बैठे हैं, आप एक दो एपिसोड देखना, वो सब एंजल इन्वेस्टर्स हैं। चलिए, नेक्स्ट है वेंचर कैपिटल। वेंचर का मतलब पता है आपको क्या होता है? एडवेंचर वर्ड सुना है ना आपने? यस यस मैम। है ना? एडवेंचर का मतलब जहां पर जोखिम हो, साहस हो, जहां हमें साहस दिखाना पड़ता है, करेज दिखाना पड़ता है ना, जहाँ रिस्क हाई है, लेकिन उसमें साथ में एक्साइटमेंट बहुत है और उसमें आपको एन्जॉयमेंट ज़्यादा मिलेगी। रिस्क हाई होने के कारण आपको वहाँ साहस दिखाकर अपने आप को सफल बनाना है, उसको हम बोलते हैं वेंचर कैपिटल। तो जिस तरह से एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, उसी तरह से कुछ लोग वेंचर इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, अब वेंचर और एंजल में क्या डिफरेंस है? देखो, एंजल जो इन्वेस्टर होता है वो कोई इंडिविजुअल होता है, ठीक है, या कोई फर्म होती है, या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति होता है जो किसी, वो जो बहुत सारे बिजनेसेस को एज एन एंजल इन्वेस्ट कर, मतलब फंडिंग करता है, उनको पैसा देता है। जबकि जो वेंचर कैपिटल है वो प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स, कुछ बिजनेस हाउसेज हैं जो अपने बहुत लार्ज अमाउंट के फंड्स को दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, एज जिनके पास ह्यूज पोटेंशियल है। ह्यूज पोटेंशियल मतलब बहुत ऐसे बिजनेस हाउसेज जो अच्छे खासे सेट हो चुके हैं, जिसमें अब बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है और उसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के चांसेस भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो एंजल इन्वेस्टर्स तो एक लिमिटेड मनी ही लेकर आते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत हो, तो फिर एंजल इन्वेस्टर से अकेले से काम नहीं चलता। एंजल इन्वेस्टर क्या, आपके जो पौधा है, आपका जो बिजनेस के रूप में आपने जो प्लांट खड़ा किया है, उसको मजबूती दे रहा है। लेकिन जब आगे जाकर उसमें जब वो पूरा ग्रो कर जाएगा, तब उसको रिसोर्सेज की और ज़्यादा ज़रूरत होगी, ताकि उसमें अच्छा फ्रूट आए, ज़्यादा फ्रूट आए। तब हमें ज़्यादा रिसोर्सेज अगर चाहिए, तो एंजल इन्वेस्टर के रिसोर्सेज से भी कई बार काम नहीं चलता। ठीक है, या शुरू से ही कोई बिजनेस बहुत ज़्यादा कैपिटल वाला हो, रिक्वायरमेंट वाला हो, तो हम सीधा वेंचर कैपिटल के पास भी अप्रोच कर सकते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। समझ में आ रहा है बेटा, वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर में क्या डिफरेंस है? मैम एक बार दोबारा बता दो।
देखो एंजल इन्वेस्टर मैंने कहा एक इंडिविजुअल है जो एक लिमिटेड अमाउंट किसी भी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है जो ग्रो करना स्टार्ट कर चुका है, लेकिन अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है, तो वो उसको अपनी कैपिटल भी देता है और साथ में अपनी गाइडेंस भी देता है। लेकिन उसकी जो देने की वो इंडिविजुअल अकेला व्यक्ति दे रहा है, तो उसका भी उसको बिजनेस को सपोर्ट करने का एक लिमिटेड स्कोप है, या नहीं? कोई अकेला व्यक्ति यस है ना, मैम। बहुत ज्यादा तो नहीं वो रिस्क लेगा, वो थोड़ा थोड़ा रिस्क लेता है। भी देखो जो एंजल इन्वेस्टर है वो भी तो रिस्क ले रहा है ना साथ में, यस है ना। एंटरप्रेन्योर यस ने मैम। रिस्क लिया, अब उसको बढ़ता देखकर एक एंजल साथ में आ गया जो उसके साथ चलने लगा, है ना। लेकिन उसके साथ चलने की लिमिट है, पैसे की भी लिमिट है और उसकी रिस्क लेने की लिमिट है, उसकी सपोर्ट देने की लिमिट है। अब मान लो धीरे धीरे हमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, अब जितना ज़्यादा आप उसमें पैसा लगाओगे क्या होगा, उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ेगा, तो वो कौन रिस्क बियर करेगा। अब हम लोन ले सकते हैं, लोन लेने के लिए अब हम बैंकों के पास तो जा ही सकते हैं, साथ में हम प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह नहीं होते बेटा, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि कुछ बिजनेस हाउसेस का काम ही केवल दूसरी कंपनी दूसरे बिजनेसेस में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो होते हैं ना वो प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स होते हैं, ठीक है। जो इंश्योरेंस कंपनीज पैसा कलेक्ट करती हैं वो उस पैसे का क्या करती हैं, प्रोफेशनली मैनेज्ड का मतलब क्या है कि उस फंड को देखने के लिए भी कोई पूरे मतलब ट्रेंड पर्सन, ट्रेंड मैनेजर्स उस फंड्स को मैनेज करते हैं कि कैसे लगाया जाए, कहाँ लगाया जाए, उसकी सुरक्षा की ध्यान रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल जाता है, मतलब 100 करोड़ अरबों अरबों रुपया एक साथ इन्वेस्ट होता है, जहाँ पर वहाँ पर जो है ये लोग काम करते हैं। ये लोग दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनके ह्यूज पोटेंशियल, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता हो आगे बढ़ने का, जहाँ पर लगता है कि बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी आ सकते हैं, सोशली भी ये बहुत आगे जाएगा बिजनेस, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट आगे आते हैं। ये फंड्स हाउसेज होते हैं, ये अकेला आदमी नहीं होता, अकेला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि पूरा एक बिजनेस फंड हाउस है। ये उस बिजनेस को एक्सपर्टाइज भी देते हैं, मेंटरशिप भी देते हैं और साथ में अपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल भी देते हैं, ह्यूज का मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। यस नेक्स्ट, मैम। हाँ जी, नेक्स्ट टाइप है, मैम, हाँ जी बोलिए। तो जो शार्क टैंक में जितने भी वो जो एडवाइस जो बिजनेसमैन से तो वो मैम एंजल्स है। हाँ जी, वो सब एंजल इन्वेस्टर्स हैं। आपने देखी है वो एपिसोड कोई? यस मैम। हाँ, तो वो तो एक लिमिटेड अमाउंट, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपया अगर बिजनेस में बहुत अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपया, और नहीं तो वो 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, यस मैम। है ना। अगर बहुत ज़्यादा किसी को कोई कहे मुझे तो 50 करोड़ रुपया चाहिए, मुझे 100 करोड़ रुपया चाहिए, तो ऐसे में फिर एंजल इन्वेस्टर की बजाय उसको कहाँ जाना पड़ सकता है, कहाँ जा वेंचर। वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। और वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होगा, कोई प्रॉपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही होगी, ठीक है, जिसका काम केवल दूसरे बिजनेसेस में ऑनरशिप के रूप में पैसा लगाना है। वो भी बिजनेस के ऑनर बनते हैं बेटा, शेयर कैपिटल तो इशू कर ही सकते हैं हम, लेकिन हम वेंचर कैपिटलिस्ट से भी पैसा ले सकते हैं एज ऑनर। वो फिर हमारे यहाँ ओके मैम। हमारे बिजनेस में इक्विटी खरीदते हैं। आप सुन रहे हो कि शार्क टैंक में इक्विटी परचेज की जाती है, आप सुनते हो वो चीज़? यस मैम। परसेंटेज में इक्विटी शेयर्स हाँ, देते हैं। इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या है कि वो प्रॉफिट में तो हिस्सा लेंगे ही, साथ में बिजनेस के डिसीजंस में भी हिस्सा लेंगे। इक्विटी का मतलब क्या होता है कि दे विल पार्टिसिपेट इन द बिजनेस डिसीजंस ऑल्सो। सिर्फ ये नहीं है कि हमें प्रॉफिट प्रॉफिट में हिस्सा दो, इन ईच एंड एवरीथिंग दे वांट टू शेयर, नॉट ओनली इन द प्रॉफिट, तब कहते हैं इक्विटी होना, ठीक है बेटा। यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट टाइप है बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सिलरेटर्स, ठीक है। अर्ली स्टेज बिजनेस कैन कंसिडर इंक्यूबेटर एंड एक्सिलरेटर प्रोग्राम्स एज अ फंडिंग ऑप्शंस। एक्सिलरेटर क्या होता है, जो किसी चीज़ को, चलती हुई जो चीज़ को स्पीड देता बढ़ाता है, है स्पीड ना। बढ़ाती है जो। हाँ, तो ये भी हमारा एक फंडिंग ऑप्शन हो सकता है। दीज प्रोग्राम असिस्ट हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप बिजनेस एवरी ईयर। दीज टू आर जनरली यूज इंटरचेंजेबली, इंक्यूबेटर या एक्सिलरेटर एक ही बात है, समझ लो। देखो, हावर इंक्यूबेटर इज लाइक अ पेरेंट हु नर्चर्स द बिजनेस। बिजनेस क्या है,
एक तरह से हमारे लिए तो एक चाइल्ड बन गया, जिसने वो बिजनेस स्टार्ट किया वो तो उसका एक चाइल्ड बन गया, ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको वो धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। तो जो इनक्यूबेटर है वो तो उसका समझ लो पूरी तरह से पेरेंट का काम करने लगता है। वेयर एज एक्सिलरेटेड हेल्प टू रन और टेक अ जाइंट लीप इन द बिजनेस। लेकिन जब बिजनेस अच्छा सेट हो जाता है सही में, जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है ना बेटा, तो शुरू में इंक्यूबेटर पर डाली जाती है, हम गाड़ी को अपने कंट्रोल में लेते हैं। जब गाड़ी हमारे कंट्रोल में आ जाती है, हमें एक स्मूथ रोड मिलने लगती है, गाड़ी हमारे कंट्रोल में, तो हम एक्सीलरेटर दबाकर उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं, है ना, ताकि हम अपने डेस्टिनेशन पर टाइमली सही तरीके से पहुंच सकें। ये नहीं है कि धीरे धीरे ही चलते रहें। तो जो एक्सीलरेटर प्रोग्राम्स होते हैं उससे फिर जाइंट लीप, समझ रहे हो ना, लीप एकदम से बड़ा बदलाव लाना, तो फिर वो उसके अंदर एक बड़ा बदलाव लाने में हेल्प करते हैं। और इंक्यूबेटर एंड एक्सीलरेटर्स एबली कनेक्ट द स्टार्टअप्स विद मेंटर्स, ये एक तरह से उन्हें सारी हर तरह की फैसिलिटीज़ देते हैं। वो उनको इन्वेस्टर से मिलाना, मेंटोर से मिलाना, एंड फेलो स्टार्टअप्स या जो दूसरे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हो गए हैं उनको उनके साथ आपस में कनेक्शन करवा कर एक स्टार्टअप को सक्सेसफुली चलने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अब ये तो आपने पूरा मैंने पहले ही टॉपिक हमने किया है, और हमने बिजनेस फाइनेंस में भी किया था कि माइक्रो फाइनेंस एंड एनबीएफसी, नॉन फाइनेंस बैंकिंग कंपनीज, नहीं एनबीएफसी है बेटा, ये एनएफबीसी नहीं है, एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। इनको हम यूज़ कर सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस इज बेसिकली एक्सेस to financial services to those who either do not have access to an conventional banking service or have not qualified for a bank loan। ये खासतौर पर गाँव में चलता है, ठीक है, जो बहुत बहुत स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, बहुत मार्जिनलाइज्ड इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास जो बहुत ज़्यादा टेक्निकली या ये कह सकते हैं हम एजुकेशनली बहुत साउंड नहीं है, वहाँ पर माइक्रो फाइनेंस स्कीम चलती हैं जो बहुत छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा फंड्स उनको प्रोवाइड करवाती हैं, बहुत इंडिविजुअल लेवल पर उस व्यक्ति को सपोर्ट करती हैं जो बिजनेस सेट करना चाहता है। जो आपको हम ईएमसी मनी दे रहे हैं दैट इज़ नथिंग बट माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। सिमिलरली एनबीएफसीज प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज विदाउट मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट डेफिनेशन ऑफ अ बैंक। ये मैं हमने उसमें डिटेल में किया है कि ये भी कुछ कंपनीज होती हैं जो बैंकिंग सर्विसेज देती हैं, लेकिन वो पूरी की पूरी तरह से बैंक भी नहीं होती। उसके अंदर वो दूसरों को लोन्स देती हैं, फंड्स देती हैं, लेकिन वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती। तो इस तरह से ये भी एक सोर्स है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, अब इस क्लास को हम ओवर करते हैं। लास्ट टॉपिक इसमें रह गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके बारे में कल हम डिटेल में करेंगे। ठीक है बेटा, कोई क्वेरी आपकी? नो। चलिए ठीक है, हम क्लास ओवर करते हैं।